हेलो बच्चों। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में घर की याद के बारे में बताया गया है। कवि जब 1857 की क्रांति के समय जेल में डाल दिए गए थे, तब बारिश हो रही थी बाहर और कवि कह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घर की याद बार बार आ रही थी, इसलिए वहीं पर जेल में ही इस कविता की रचना की गई है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम, ये इनकी रचनाएं हैं। ये रचनाएं भी हमें याद करनी होती है क्योंकि ये कवि परिचय के अंदर पूछी जाती है। प्रमुख सम्मान कौन कौन से मिले हैं? साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से अलंकृत किए गए हैं। ये सम्मान भी हमें याद रखने हैं। मृत्यु सन 1985 ईस्वी में। सहज लेखन और सहज अभिव्यक्ति का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। सहज लेखन का मतलब जो सीधी और सरल भाषा में लिखा गया है वो सहज लेखन है, और उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही सहज और सरल था, यानी उनका सीधा साधा रहन सहन था। भवानी प्रसाद मिश्र का दूसरा नाम क्या है? सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व। और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था देश की आज़ादी के लिए, उनमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच में सेतु का काम किया। वाङ्मय का मतलब होता है किसी एक भाषा में लिखित संपूर्ण साहित्य को वाङ्मय के नाम से जानते हैं। तो वो गांधीवाद पर आस्था रखते ही थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी के द्वारा जो भी रचनाएं की गई उन सभी का संकलन करके गांधी वाङ्मय नाम से प्रकाशित किया। किसने? भवानी प्रसाद मिश्र ने। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। सहज लय का मतलब है सीधी सरल भाषा में, और लय का मतलब है जो गाने योग्य हो। तो इसमें सहजता भी है और साथ में गांधी जी के चरखे के साथ इसकी लय जुड़ी हुई है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कविता का गांधी कहा जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कविता का गांधी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र को। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र का दूसरा नाम क्या है? तो कविता का गांधी। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण जो गद्य भाग होते हैं उनको भी उन्होंने सरल कविता में लिखने की क्षमता है। यानी पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो ब्रिज भाषा में होती थी या फिर दूसरी कोई और भाषा में लिखी हुई होती थी, लेकिन जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो गद्य में भी कविता गढ़ सकते थे। इसी कारण कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। यानी अगर सीधी सरल भाषा में कविता होगी तो वो सभी लोगों के लिए होगी, उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। यानी कोई भी विषय हो जो भवानी प्रसाद इससे लेते हैं तो उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। यानी प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको भवानी प्रसाद मिश्र है वो अपना घर के समान मानते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक
आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिसमें उद्दाम सांगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। व्यंग्य का मतलब है किसी पर कटाक्ष करना और क्षोभ का मतलब है गुस्सा होना, लेकिन ये भी क्या है, प्रतिक्रिया नहीं है, यानी किसी के विपरीत ये कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कुछ समाज में अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए ही लिखे गए हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता की रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। यानी जब कवि जेल में थे तो उन्हें घर की बार बार याद सता रही थी और सारे परिवार के लोग उनकी आंखों के सामने बारी बारी से आ रहे थे। उन्हीं के आधार पर उन्होंने इसे कविता की रचना की है। तो चलिए अब हम घर की याद कविता का पाठ करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, यानी कवि जेल में बैठे हुए हैं और बाहर बरसात हो रही है। तो कवि ये कह रहे हैं कि आज पानी है वो बहुत ही गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। पानी क्या है, बहुत गिर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो रही है। रात भर पानी गिरता रहा, पूरी रात भर है बरसात होती रही। प्राण मन घिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा मतलब मेरे जो मन है, जो प्राण है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कह रहे हैं कि आज बहुत ही पानी गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो उसके कारण मेरा जो नज़र है उसमें मेरा घर तिर रहा है। इसका मतलब घर तिरने का, तैरने का नहीं है। इनका मतलब ये है कि उनकी आंखों में बार बार अपना घर ही याद आ रहा है। घर की मुझसे दूर है, घर कौन सा, जो कि मुझसे दूर है, यानी मैं तो आज घर से दूर बैठा हूँ, जेल में बैठा हुआ हूँ। घर खुशी का पूर है जो, पूर का मतलब होता है गढ़। तो घर क्या है, जो कि खुशी का गढ़ है, यानी खुशी का खजाना है। पूर का मतलब खजाना या गढ़। कि जो घर मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर है वो मेरी खुशी का खजाना है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कह रहे हैं अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनका बारी बारी से वो परिचय करवा रहे हैं कि घर की घर में चार भाई, कौन सा घर, इस घर में मेरे चार भाई हैं। कितने भाई हैं, चार भाई। मायके में बहन आई, और कवि ये सोच रही हैं कि मायके में कौन आई हुई है, उनकी बहन आई हुई है। बहन आई बाप के घर, कवि कह रहे हैं कि बहन है वो अपने पिता के घर आ चुकी होगी। कवि है वो अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे चार भाई घर पे हैं और मेरी बहन है वो मायके से भी आ गई होगी अपने पिता के घर। हाय रे परिताप के घर, परिताप का मतलब होता है दुख। अब दुख का घर क्यों बताया गया है, क्योंकि चार भाई तो उनके घर में हैं और जो पांचवा भाई है वो जेल में है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई होगी, इसलिए कवि ने ये कहा है कि हाय रे परिताप के घर, यानी बहन अपने पिता के घर तो आई है लेकिन अब वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई होगी। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि ये मन में सोच रहे हैं कि घर, अपना जो घर है
उस घर में आज सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं और इस दुख की घड़ी में वो अब सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन चार पांचों में से एक भाई को कहाँ है, जेल में है, इसलिए सारे दुखी हैं। तो अब वो ज़्यादा साथ साथ रह रहे हैं। 4 भाई 4 बहनें, कौन कौन है उनके घर में? 4 तो भाई हैं और 4 बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें। अब भाई को किसके समान बताया है? भुजा के समान, क्योंकि वो सब एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं। और बहनें क्या है? अपने भाइयों से अत्यधिक प्रेम करने वाली है। तो भुजा को किसे कहा गया है? भाई को। आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने भाइयों को किसके समान बताया है? तो भुजा के समान बताया है। भुजा भाई प्यार बहनें। अब वो अपनी माँ के बारे में बताएंगे कि माँ के बारे में कैसा सोचते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में है वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि के अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, यानी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। दुख में वह गढ़ी मेरी, यानी जब मैं दुखी होता हूँ तो वह ही मुझे संबल प्रदान करती है, वही मेरे गढ़ की तरह मेरी रक्षा करती है। तो दुख कोई भी दुख हो तो वह मेरी बहुत ही ज़्यादा रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, मुझे दुखी नहीं होने देती। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि मेरी माँ ऐसी है कि जिसकी गोद में अगर मैंने सिर रख लिया तो फिर कोई भी दुख मुझे पास नहीं आ सकता, कोई भी दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि माँ की स्नेह धारा इतनी व्यापक है, इतनी फैली हुई है कि उसका उस स्नेह का यहाँ तक भी पसारा है, यानी वो यहाँ तक भी पहुँच गई है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि अब ये सोच रहे हैं कि मेरी माँ को बिल्कुल भी लिखना नहीं आता, अगर लिखना आता तो वो मुझे पत्र लिख देती और मैं उसके पत्र को प्राप्त कर लेता। अब वो अपने पिता के बारे में बताएंगे कि उनके पिताजी कैसे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। अब पिताजी उनके कैसे हैं? वैसे तो वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनको जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल भी व्याप्त नहीं कर पाया है, उन पर बुढ़ापे का कोई भी असर नहीं है। जो कि अभी भी दौड़ सकते हैं, जो कि अभी भी खिलखिलाते हंसते रहते हैं। मौत के आगे ना हिचके, वो मौत के आगे भी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो भी वो बिचके नहीं, मतलब घबराए नहीं। शेर के आगे भी वो बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। बोल में बादल गरजता, यानी उनकी जो बोली है, उनके जो शब्द हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई बादल गरजता हो, यानी उनकी आवाज़ इतनी जोश से भरी हुई है। काम में झंझाल रचता, झंझा का मतलब होता है तूफान, कि वो काम ऐसे करते हैं जैसे कोई तूफान जल्दी से आ गया हो, यानी वो इतनी जल्दी कोई कार्य पूर्ण करते हैं। तो उनके पिताजी कैसे हैं? बहुत ही जोशीले प्रकार के हैं, जो कभी दुखी नहीं होते हैं, उनके ऊपर बुढ़ापे का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है और वो अपने काम को बिल्कुल ही तूफान की तरह जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आगे भी इसमें अपने पिता के बारे में ही बताया गया है कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके,
खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि अपने मन में सोच रहे हैं कि जब बहन घर आई है और पिताजी जब गीता का पाठ करके नीचे आए होंगे तो उन्होंने अपने मन में क्या क्या सोचा होगा वो बताए हैं कि आज गीता का पाठ करके दंड 260 करके, दंड जो व्यायाम करते हैं वो दंड बैठक वाला, वो कितने किए हैं 260। प्रश्न भी बन सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार उनके पिताजी ने कितने दंड किए होंगे, तो कितने किए हैं 260। 260 उन्होंने दंड करके खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुकद्दर जो एक लकड़ी का बना हुआ होता है जो व्यायाम करने के काम आता है, उन्होंने खूब मुकद्दर हिलाया होगा। मूठ उनकी मिला लेकर, उन मुकद्दर को यानी दोनों हाथों में जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको आपस में मिला लेकर खूब व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे यानी वो जब इतना सब कुछ अपना करके आए होंगे नीचे, नैन जल से छाए होंगे यानी उनके नेत्रों में, नैन नेत्रों में पानी आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी अब उदास होकर कह रहे हैं कि आज बहुत वर्षा हो रही है और मेरी नज़र में अपने घर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मुझे बार बार अपने घर की याद आ रही है। जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि सब लोग जेल में बैठे हुए हैं और वो सारे वर्षा के पानी को देख रहे हैं। ये कारावास का दृश्य है। आगे देखो, चार भाई चार बहनें भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। अब कवि क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी वर्षा हो रही है और मेरी नज़र में सिर्फ अपना घर ही घर दिखाई दे रहा है। उस घर में चार भाई हैं, चार बहनें हैं। भाई क्या हैं, बुझाओं के समान है, आपस में एक साथ मिलकर रहने वाले हैं, सबकी सहायता करने वाले हैं। और बहनें हैं वो आपस में अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं। अब वो या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, उनको किनको, पिताजी को। यानी जब पिताजी व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो भाई खेल रहे होंगे या खड़े हुए होंगे, वो उनकी नज़र पड़ी होगी इन भाइयों पर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी को जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखा रहा है, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। यानी जब पिताजी नीचे आए होंगे और उन्होंने उनकी बातें, भाई बहनों की बातें सुनी होगी, अगर उन्होंने पांचवें का यानी भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लिया होगा तो पिताजी भी रो पड़े होंगे मुझे याद करके। अब पांचवा कौन है ये बता रहे हैं कवि अपने ही बारे में कि पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि पांचवें के बारे में बता रहे हैं। पांचवा कौन है, कवि खुद भवानी प्रसाद मिश्र जी खुद कौन है, पांचवें हैं। पांचवा तो कौन है, पांचवा मैं हूँ अभागा हूँ क्योंकि मैं अब जेल में बैठा हुआ हूँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। पांचवें को पिताजी क्या कहते हैं, सोने पर सुहागा के समान बताते हैं और प्यार में बहते रहे हैं। यानी जब पिताजी उन्हें प्यार से क्या कहते हैं, सोने पर सुहागा। अब आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि सोने पर सुहागा किसे कहा गया है, तो भवानी प्रसाद जी मिश्र को सोने पर सुहागा कहा है। कहते कौन थे, पिताजी कहते थे प्रेम से। आज उनके स्वर्ण बेटे, स्वर्ण मतलब सोना,
बाकी चारों जो बेटे हैं वो क्या है, सोने के समान हैं। वो अब लगे होंगे उन्हें हेटे, अब वो उन्हें कैसे लगे होंगे, हेटे मतलब कम, यानी अब वो मुझसे उन्हें कम ही लगे होंगे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि जो चारों भाई हैं वो तो सोना है, और जो सोने पर सुहागा है कौन, भवानी प्रसाद मिश्र, जो सोने पर सुहागा है वो तो जेल में आज बंधा हुआ बैठा है, इसीलिए पिताजी को वो चारों भाई मेरे बिना कम लगे होंगे। हेटे का मतलब होता है कम समझना, वो उन्हें आज कुछ कम लग रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी। और मेरे बारे में सोचकर उन्होंने कितना दुख सहा होगा, दुख भी उनसे खूब बाहर निकला होगा। आँख में किस लिए पानी, अब माँ ये कह रही है कि तुम क्यों आँख में पानी लेकर आ रहे हो, वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी कौन, भवानी प्रसाद मिश्र। माँ ये कह रही है कि तुम क्यों अपनी आँख में पानी लेकर आ रही हो, वहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र है, जो अपने बेटे हैं वो अच्छा ही है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर गया है, यानी भवानी प्रसाद मिश्र जेल गए हैं तो क्यों गए हैं, तुम्हारे मन को समझकर और तुम्हारे अपनेपन को समझकर वो जेल में गया है, और जो गया है वो ठीक ही तो है, क्योंकि ये तुम्हारी ही लीक है। लीक मतलब परंपरा, ये तुम्हारी ही परंपरा है कि अपने देश की खातिर कुछ करना है, और तुम्हारी इसी परंपरा को समझकर, तुम्हें अपना समझकर वो क्या है, जेल में गया हुआ है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब भवानी प्रसाद मिश्र अपने मन में सोच रहे हैं कि माँ है वो पिताजी को क्या कह रही होगी। अब वो पिताजी को समझा रही होंगी कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर भवानी अपने पाँव पीछे हटाता, हम देश के कार्य को करने में अगर अपना पाँव पीछे हटाता तो वो क्या करता, मेरी ही कोख को लजा देता, यानी मेरी ही कोख को बहुत लज्जा होती कि मेरा बेटा देश के लिए कुछ कर नहीं रहा है। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब माँ पिताजी को समझा रही होगी कि आप इस प्रकार से इतने कच्चे ना होइए, अगर आप ही रोएंगे तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी तो रो पड़ेंगे। अब माँ की बात सुनकर पिताजी ने क्या कहा होगा, ये बता रही हैं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी कह रही होंगी अपनी पिताजी से ने कहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ, ये कहते हुए उन्होंने बहुत सारे दुख को भी सहा होगा, यानी पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, यानी जब पिताजी ने ये बात कही है कि मैं कहाँ रोता हूँ, तो यो कहते हुए उन्होंने बहुत सारा दुख भी सहा होगा। धीर मैं खोता कहाँ हूँ, यानी मैं तो रो नहीं रहा हूँ, मैं क्यों अपना धीरज खो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी धैर्य नहीं खो रहा हूँ। धीर का मतलब धीरज या धैर्य, मैं अपना धैर्य बिल्कुल भी नहीं खो रहा हूँ। अब कवि सावन को संबोधित कर कर उसके साथ अपने संदेश को भेजना चाहते हैं। वो सावन से क्या कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। कवि कह रहे हैं कि हे सजीले हरे भरे सावन, तुम तो क्या हो, बहुत ही पुण्य हो, पावन हो, तुम पवित्र हो, पावन मतलब पवित्र। तुम बरस लो वे न बरसे, यानी तुम तो कितना ही बरस लो, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन वे न बरसे, वे मतलब मेरे परिवार के भाई बहन माँ पिताजी, वो न बरसे मतलब वो बिल्कुल भी अपनी आंखों से पानी ना निकाले, मतलब ना रोएं। और पांचवें को वे न तरसे, पांचवा कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र,
यानी सावन तो कितना ही बरस ले कोई बात नहीं है, लेकिन वो पांचवें को याद करके बिल्कुल भी उदास या दुखी न हो। मैं मज़े में हूँ सही, घर नहीं हूँ बस यही, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। मैं मज़े में हूँ सही है, मैं क्या हूँ, यहाँ जेल में तो हूँ, लेकिन मैं मज़े में हूँ, ये बात बिल्कुल भी सही है। यानी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी उदास या दुखी नहीं हूँ। दुख कितना है, दुख तो बस यही है कि मैं घर पर नहीं हूँ। दुख क्या है कि मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु ये जो बस है ये क्या है, बहुत बड़ा बस है कि मैं घर पर नहीं हूँ, ये बस है बहुत ही बड़ा बस है, यानी ये बहुत बड़ा दुख है। और इसी बस के कारण, इसी दुख के कारण मेरा सब कुछ वीरस हो गया है। वीरस हो गया है मतलब वीरान हो गया है, उसमें कोई वीरस नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, क्या न कहना, जो ऊपर इस कवित्व में बात कही गई है वो बात है, वो घर जाकर मत कहना। कवि सावन को संबोधित करके कह रहा है कि जो मैं दुखी हूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसके कारण मेरा सब कुछ विरस हो गया है, वीरान हो गया है, ये बात तुम घर जाकर मत कह देना। उन्हें देते धीर रहना, तुम उन्हें धीरज बंधाते रहना। उन्हें कहना मैं लिख रहा हूँ, उन्हें कहना कि मैं तो जेल में बैठकर लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ कुछ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें कह देना कि मैं पढ़ रहा हूँ। कवि सावन को ये कह रहे हैं कि तुम मेरे दुखी होने के बारे में घर वालों से बिल्कुल भी न कहना। तुम कहना कि मैं मज़े में हूँ, उन्हें धीरे बंधाते रहना, और उन्हें कहना कि मैं जेल में बैठकर कहानियाँ कविताएं लिख रहा हूँ और कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। अब कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम करता रहता हूँ ये कह देना, और यहाँ मैं अच्छा ही काम करता हूँ जिससे कि आप सबका नाम हो ये कह देना। मुझे क्या है, यहाँ पर लोग चाहते हैं, यानी लोग मेरा मान सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, ये उनसे कह देना। मत करो कुछ शोक कहना, शोक मतलब दुख, और उनसे कह देना कि तुम कुछ भी दुख मत करो, तुम दुखी ना हो, ये बातें मेरे घर वालों से कह देना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और उनसे कह देना कि मैं यहाँ पर जेल में बैठा हुआ एकदम मस्त हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है, और मैं यहाँ पर काटने में व्यस्त हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर काटने में यानी चरखा काटने में मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि ये गांधी जी का समर्थन करते थे, इसीलिए वो गांधी जी के चरखे को भी चलाते थे। वजन 70 शेर मेरा, 70 शेर का मतलब किलो। कवि कह रहा है कि मेरा वजन कितना है, 70 शेर हो गया है, और भोजन है ढेर मेरा, और मैं इसके ढेर सारा भोजन करता हूँ। घर वाले तो यही सोचकर परेशान होते होंगे कि वहाँ पर उनको खाना मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, इसलिए कवि पहले ही बता रहे हैं कि मैं तो क्या है ढेर सारा भोजन करता हूँ, इसलिए मेरा वजन 70 किलो हो गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कि मैं यहाँ पर खेलता कूदता हूँ और अपने जो सारे दुख हैं उनको डट कर ठेलता हूँ, मतलब बाहर कर देता हूँ। जो भी दुख मेरे पास आता है मैं उसे बाहर कर देता हूँ। और कह देना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, खुश हूँ। यो न कहना अस्त हूँ मैं, ये न कह देना कि मैं यहाँ पर अस्त हूँ, यानी मुरझाया हुआ हूँ, दुखी हूँ, ये बिल्कुल भी घर जाकर मत कह देना। कवि सावन को बार बार ये समझा रहा है कि मैं यहाँ पर दुखी तो हूँ, लेकिन ये बात तुम मेरे घर वालों से बिल्कुल भी नहीं कहना।
उनसे तो बस यही कहना है कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, आराम से भोजन करता हूँ, जिसके कारण मेरा वज़न भी बढ़ गया है। तो ये सब बातें कहनी है। हाय रे शान कहना है कि जो वे शान कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अब कवि अपनी जो असली हालात है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो मेरा जैसा हालात है उसको देखकर वैसा का वैसा मत कह देना। कि हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, यानी जैसा मैं यहाँ पर रह रहा हूँ बिल्कुल वैसा का वैसा उन्हें नहीं कहना है। उन्हें ये मत कह देना कि मैं जागता रहता हूँ और आदमी से भागता रहता हूँ, यानी मुझे आदमी से भी भय लगता है, मैं आदमी के पास भी नहीं बैठता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि सावन से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैं यहाँ पर चुपचाप रहता हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, यानी कुछ तुम ऐसा वैसा कुछ भी ना बक देना जिससे कि उन्हें कोई शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, ओ कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। कवि ये कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, तुम क्या है पुण्य हो, पावन पवित्र हो, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम कितना ही बरस लो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे याद करके बिल्कुल भी ना बरसे, बिल्कुल भी ना रोवे, ना दुखी होवे, पाँचवें को वे न तरसे, और पाँचवें को याद करके वे बिल्कुल भी दुखी ना हो। तो ये कविता थी भवानी प्रसाद जी द्वारा रचित घर की याद, जो कि उन्होंने जेल में बैठकर लिखी थी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो बता देना, आगे की जो भी कविताएं आपको पढ़नी है वो भी बता देना। धन्यवाद।